नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो आप ये सेशन देख रहे हैं वो एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को भाई बहुत बहुत गुड इवनिंग है और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं और कुछ आपके साथ थ्योरेटिकल फॉर्मेट में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आपके साथ स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अपने भाई बंधुओं के साथ भी आप इस सेशन को अवश्य शेयर कीजिए, इससे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी परिचित भी हैं इससे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर भी करता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी प्रोफेसर हूँ, पेपर 5 भी आपके साथ डील करता हूँ और इंटरनल सिक्योरिटी भी डील करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर भी करता हूँ, तो आपकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत स्वागत योग्य है और अनिवार्य भी है। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी हम बहुत सारे कंटेंट को शेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर भी अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प चाहिए हो स्टडी रिगार्डिंग, कभी पढ़ते पढ़ते आपको प्रॉब्लम होती हो कि यार ये चीज हमको समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी डायरेक्शन को तय करें, तो जरूरी ही नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो तभी आप हमसे संपर्क करें। आप हमारे यूट्यूब परिवार के भी मेंबर हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी बात को भी पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को आपके साथ स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या लगता है इस क्वेश्चन का आपको आंसर? जो हमने पढ़ा है उसी को ही हम फोकस करेंगे। पहले 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व संग्रह के लिए पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? फर्स्ट, the village community as a whole was made responsible for revenue payment. The revenue was assessed directly with the cultivators or rayats. पारंपरिक जमींदारों के साथ भू राजस्व स्थायी रूप से तय किया गया था, या द राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज ऑक्शन फॉर 5 ईयर टू द हाईएस्ट बिडर्स इजारादार। राजस्व वसूल करने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदारों को 5 सालों के लिए दिया गया था। क्या लगता है आपको आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए, आशा करता हूं आप सभी ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। तो यहां पर आप भी जान रहे हैं पंचवर्षीय बंदोबस्त को यहां पर लिखा गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यही है आपका कि कंपनी जो है उसने राजस्व वसूल करने का अधिकार जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले थे उनको 5 वर्षों के लिए स्पेशली दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। फिर से देखिएगा, व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स बिहाइंड रिप्लेसिंग द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब दीवानी फंक्शन, विद द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण के लिए शासन की दोहरी प्रणाली को बदलने के पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पहला, टू इंट्रोड्यूस एडवांस वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन बंगाल, बंगाल में कृषि की उन्नत पश्चिमी वैज्ञानिक पद्धतियों की शुरुआत करना। टू ग्रांट प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू पीजेंट कल्टीवेटर, किसान काश्तकारों को मालिकाना हक प्रदान करना। कंपनी के वित्तीय लाभ को अधिकतम करना, देशी नायबों द्वारा की जा रही प्रणालीगत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। या टू ईज द टैक्स बर्डन ऑन ट्रेडिशनल हेरिडिटरी जमींदार, पारंपरिक वंशानुगत जमींदारों पर टैक्स के बोझ को कम करना। तो क्या लगता है? चलिए आंसर आप सब दे चुके होंगे, इतनी देर से मैं ही पढ़ रहा हूं तो आंसर तो आप दे ही लेंगे, मैं समझ रहा हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये था कि देशी नायब जो हैं उनको यहां पर हटाना और प्रणालीगत भ्रष्टाचार जो है उसको कम करना, अंग्रेजों के हाथ में सीधे दीवानी के राइट को प्रदान करना, ताकि कलेक्शन जो है टैक्सेस का वो ज्यादा हो सके। ठीक है,
तो इसीलिए उसने उसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज क्रिएटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1776 टू गैदर क्रूशियल हिस्टोरिकल डेटा ऑन लैंड टेन्योर्स, वैल्यू एंड रेवेन्यू यील्ड्स ऑफ बंगाल टू करेक्ट द फेल्योर ऑफ द क्विनियल सिस्टम। तो जो पंचवर्षीय प्रणाली की विफलताओं को सुधारने के लिए बंगाल में जो भूधारण, मूल्य और राजस्व प्राप्ति पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डेटा एकत्र करने के लिए 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय या आयोग की स्थापना की गई थी? अमीनी कमीशन, सर्किट कमेटी, राजस्व बोर्ड या इनाम कमीशन, या इनाम कमीशन। तो चलिए, इसका जो वैसे सही आंसर है वो है अमीनी कमीशन। अमीनी कमीशन जो है उसको स्थापित किया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये 1786 में कन्वर्ट किया गया था। इनाम कमीशन जो ये 1854 वाला है, जिसके थ्रू डलहौजी ने लगभग 17,000 के आसपास जमींदारियों को जब्त कर लिया था बंबई में। तो इनाम कमीशन वहां पर बना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका ए रहेगा। ए इज योर राइट आंसर। ठीक, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके साथ। लिखा है 1717 में पंचवर्षीय बंदोबस्त की समाप्ति के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने भूराजस्व प्रशासन के संबंध में क्या कदम उठाया था? Following the expiration of the 5-year settlement in 1717, what step did Warren Hastings take regarding land revenue administration? उसने राजस्व खेती मतलब फार्मिंग सिस्टम की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आपको मैंने बताया था कि उसका जो मॉडल कहलाता है वो फार्मिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है, ही रिवर्टेड टू एन एनुअल सेटलमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ओपन एक्शन। वह खुली नीलामी के आधार पर वार्षिक बंदोबस्त प्रणाली पर वापस लौट गया। उसने सभी भूमियों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और निजी बोली पर रोक लगा दी। इसके अलावा उसने फिलिप फ्रांसिस द्वारा प्रस्तावित स्थायी बंदोबस्त के मॉडल को अपनाया। क्या लगता है? हाँ, तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय को बंद करके वो एक वार्षिक बंदोबस्त की तरफ लौट गया था। तो एक वार्षिक बंदोबस्त जो है दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब आपके साथ थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली के संबंध में मैंने आपको बेसिक कल बताया था कि 1764 से लेकर 1770 का क्या मॉडल था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आता है और वॉरेन हेस्टिंग किस प्रकार के मॉडल को अपनाता है। ठीक है, तो वहां तक हम लोग देख चुके थे, इसके आगे हमें चलना था। ठीक है, ये वैसे सिस्टम जो है ये काफी अच्छा सिस्टम है। इसी में एक ही में हम लोग चीजें समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 करके देखने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में दिस जमींदारी सिस्टम इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द इजारेदारी सिस्टम ऑल्सो। वॉरेन हेस्टिंग ने जिस सिस्टम को लागू किया था वो एक वर्षीय बंदोबस्त में उसने जमींदार को प्रायोरिटी फिर दी थी, फिलिप फ्रांसिस के कहने पर ही, लेकिन प्रायोरिटी तो दी ही थी, आपको भी याद है। ठीक है, तो यहां पर जो मिडिल मैन आपको दिख रहा है, यहां पर ये 1 ईयर सेटलमेंट का ही परिणाम आपको दिख रहा है कि 1 ईयर सेटलमेंट के परिणाम स्वरूप आया था, क्योंकि 5 ईयर सेटलमेंट में जमींदार को उसने शामिल नहीं किया था। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में आए, वॉरेन हेस्टिंग जब यहां से गया, आपको मालूम है कि फिर उसके बाद कौन आया? कॉर्नवालिस। तो जब कॉर्नवालिस यहां पर आया था तो कॉर्नवालिस बेसिकली जमींदार फैमिली का था, जमींदार फैमिली का। इसीलिए वो जमींदारों को सबसे प्रोग्रेसिव वर्ग मानता था। आप समझिए एक्चुअल में क्या है कि इसीलिए वो जमींदारों के साथ लैंड रिकॉर्ड करना ज्यादा मुनासिब समझता था। आप खुद समझिए कि करोड़ों किसानों के साथ लैंड एग्रीमेंट करने से ज्यादा अच्छा है कुछ जमींदारों के साथ लैंड एग्रीमेंट को किया जाए। और ऊपर से जो बंगाल का ये जो पूरा इलाका है, यहां जमींदारों की उपस्थिति थी और कॉर्नवालिस खुद भी जमींदारों की फैमिली से रहा था। तो इसलिए उसने यूरोप में जमींदारों को एज अ प्रोग्रेसिव क्लास के रूप में भी ऑब्जर्व किया था, प्रोग्रेसिव क्लास के रूप में उसने देखा था जमींदारों को।
दैट्स वाई उसका मेन जो फोकस था वो जमींदारों के साथ एग्रीमेंट के ऊपर था। लेकिन वो एक चीज भूल चुका था कि यूरोप का जो जमींदार क्लास है, जिसको वो प्रोग्रेसिव क्लास के रूप में देख रहा था, वो एक स्वतंत्र देश के कंसीडरेशन में उसको देख रहा था। यह चीज कॉलोनी के ऊपर लागू नहीं होती है। यह चीज भूल गया था वो कि भारत एक कॉलोनी है और कॉलोनी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मातृ देश के हितों की पूर्ति करना। अर्थात भारत का जो ऑब्जेक्ट था उसको भारत को इस प्रकार से रखा गया था कि भारत ब्रिटेन जैसे मातृ देश के हितों की पूर्ति करे। दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटेन्स। समझना इस चीज को। देखिए, एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक होता है प्राइमरी सेक्टर और एक होता है सेकेंडरी सेक्टर। आप इसको अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन मेरे भाई इसको अलग मत कीजिए। ये दोनों एक दूसरे को बड़ी गंभीरता से सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, पहले कोई भी देश गांव में ही होता है, बाद में जाकर के वो शहर के रूप में तब्दील होता है। ब्रिटेन में भी यही हुआ। ब्रिटेन में क्या था, ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था और प्राइमरी सेक्टर से जो एक्सेस की जनसंख्या थी उसको निकाल करके सेकेंडरी सेक्टर में ला करके यहां पर जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी इस फैक्ट्री में नियोजित किया गया था। इसके लिए ब्रिटेन तक में बहुत सारे कानून लाए गए थे। इसी कानून में एक कानून का नाम था जिसको कहा जाता था एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर मूवमेंट कहा जाता था इसको। हिंदी में इसको कहते थे बाड़ाबंदी कानून। इस कानून के तहत पार्लियामेंट ने इसको लागू किया था। इस कानून के तहत छोटे जमींदार, छोटे किसान, इन सबसे उनकी जमीनें ले ली गई थी और मैक्सिमम जो किसान था उन सबको यहां से अपनी जमीनें दे करके आना पड़ा था। कहां? शहरों की तरफ आना पड़ा था, ताकि वो शहरों की तरफ आए और यहां पर आकर के फैक्ट्री के लिए मजदूरों के रूप में काम करें। आप भी जब इकॉनमी को पढ़ते हैं तो इकॉनमी में सर आपको हमेशा एक बात बताते हैं कि भाई इकॉनमी जो होती है वो उसके कुछ पिलर्स भी होते हैं, है ना। उसमें एक सबसे आपको बेसिक बात बताई जाती है कि किसी भी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल इस बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, नहीं तो फिर कारखाना कहां लगाएंगे। लेबर, चीप लेबर होना चाहिए, चीप लेबर, महंगा लेबर नहीं होना चाहिए, चीप लेबर होना चाहिए, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो चीप लेबर होना चाहिए और कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने की जगह होनी चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए कि यहां पर फैक्ट्री लग रही थी, लेबर इनको अब यहां पर चीप मिल रहा था, कैपिटल अगर ये लगाएंगे तो मेरे भाई कुछ ना कुछ नए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, तो मेरे भाई आखिर ट्रैक्टर जो बनाएगा वो कहां बनाएगा? वो यहीं पर ही तो बनाएगा। अगर कोई पूंजीगत सामान बनाया जाएगा तो वो यहीं पर ही तो बनाया जाएगा। अगर ड्रोन बनाया जाएगा तो मेरे भाई यहीं ही तो बनाया जाएगा। तो एक्चुअल में जो बड़ा जमींदार था वो यहां पर था, तो उस बड़े जमींदार के पास पैसा था, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को खरीद भी सकता था। तो इस प्रकार से विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि यहां पर नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही थी। तो ये नई टेक्नोलॉजी एक तरफ शहरों में तो उत्पादन को बढ़ावा दे ही रही थी, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो गांवों में जमींदार को भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वहां पर अब जनसंख्या ज्यादा नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े फार्मलैंड में मैकेनाइजेशन करना आसान हो जाता है। क्या करना आसान हो जाता है? मैकेनाइजेशन करना आसान हो जाता है। जितनी बड़ी फार्मलैंड होगी उतना आसानी से मैकेनाइजेशन हो सकता है। तो परिणाम स्वरूप जब एक्सेस जनसंख्या यहां गई तो यहां पर मैकेनाइजेशन करना भी आसान हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जो खाद्य का उत्पादन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आज भी आपका जो डिमांड है, जो आपके जो शहरों की जो प्रोडक्शन होता है, इसका लगभग
54% की डिमांड केवल गांवों से होती है। अगर गांव में मानसून अच्छा होगा तो शेयर मार्केट आपका अच्छा हो जाएगा। अगर गांव में मानसून अगर बेहतर रूप में आए तो इकोनॉमी बूम की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। अगर मानसून पुअर हो गया तो आपका शेयर मार्केट से लेकर इकोनॉमिक तंत्र गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मांग सृजित नहीं हो पाती है। इसीलिए ब्रिटेन के लिए यह मॉडल तो बहुत अच्छा था। कॉर्नवालिस इसी मॉडल से इंस्पायर्ड हुआ था कि जमींदार कम रहेगा तो इसके पास बड़े बड़े फार्मलैंड रहेंगे और इस बड़े बड़े फार्मलैंड में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा, तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कॉर्नवालिस इस विचार में था, लेकिन कॉर्नवालिस एक बात को बड़ी गंभीरता से भूल चुका था। वो ये बात भूल चुका था कि ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितनी वो भारत में करने का प्रयास कर रहा है, वो एक कॉलोनी में करने का प्रयास कर रहा है। और कॉलोनी का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, अपने मदर देश की वो हितों की पूर्ति करे, अपने मदर देश के हितों की पूर्ति करे। तो एक्चुअल में जो सेकेंडरी सेक्टर था, आपको मालूम है 1764 के बाद इसकी हालत खराब हो चुकी थी। इसकी हालत खराब करना चालू कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप ये जो सेकेंडरी सेक्टर जो हमारे यहां थोड़ा बहुत चल भी रहा था उस समय, यहां की जो जनसंख्या है अपना गुजारा करने के लिए भाग रही थी कहां? एग्रीकल्चर की तरफ। जैसे कोरोना में आपने देखा था, तो कोरोना में आपने रिवर्स माइग्रेशन देखा था। कहां से? मुंबई और गुजरात से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ। तो आखिर वो जो भाई बंधु बैठे हुए थे कहां पर? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वो वापस चले आ रहे थे कहां? बिहार और यहां पर। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लड्डू नहीं पड़ा था, क्योंकि वो बेचारे गांव के वासी थे, अपने गांव में आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत सरकार के सामने यह भी है कि हमारे यहां जो औसत लैंड होल्डिंग है इस समय मुश्किल से 0.80 के आसपास है। तो हमारे यहां लगभग 86% से ज्यादा किसान जो है वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग अपने पास रखता है। तो इतनी हमारे पास लैंड भी नहीं है। मुसीबत तो ये भी है ना। तो उस समय में भी ये रिवर्स माइग्रेशन होना चालू हुआ था कहां पर? एग्रीकल्चर की तरफ। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर अतिशय दबाव बढ़ चुका था। जब अतिशय दबाव भारत में बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको मालूम है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अर्थात सीमांत उत्पादकता जीरो हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये एक जमीन है मेरे हाथ की, तो इसमें अगर 5 लोग मिल करके 10 किलो अन्न उगाते हैं, तो मेरे भाई तुम खुद बताओ, इतनी जमीन पे क्या 15 लोग लग जाएंगे तो क्या 20 किलो अन्न उगेगा? नहीं उगेगा। तो ये जो था, ये यहां पर आने के बाद भी 10 किलो अन्न ही उग रहा था। तो उसका काम वहां पर करना या नहीं करना एक ही बराबर हो रहा था। इसको आप कहते हो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में। और जब यह चीज होती है तो फिर सीमांत उत्पादकता शून्य और एक अतिशय बर्डन बढ़ गया एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हमारी एग्रीकल्चर की भी हालत खराब हो गई। हमारी ये वाली हालत तो खराब थी ही, ये भी खराब हो गई और हमारे यहां फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। तो इसीलिए प्रॉब्लम हमारे यहां स्टार्ट। ठीक है ना। तो अब यहां पर अब आप इस चीज को देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। तो अब सबसे बड़ी चीज थी कि जब कॉर्नवालिस यहां पर आया तो उसका मेन फोकस जमींदारों की तरफ था। तो अब ये भी एक मॉडल प्रचलित था कि जो क्या कहते हैं जमींदार है उसकी भूमिका को किस रूप में आंका जाए, किस रूप में आंका जाए जमींदार की भूमिका को। जॉन शोर नाम का जो आदमी था वो ये गवर्नर जनरल भी बना था, आपको मालूम है। तो ये मान करके चलता था कि भाई जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाए। एक दूसरा हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट। जॉन शोर जो था ये जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने के चक्कर में रहता था, लेकिन जो चार्ल्स ग्रांट था, ग्रांट हुआ करता था, उसका यह कहना था कि भाई सारी भूमि सरकार की है और जमींदार सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्रकार से वसूली एजेंट के रूप में। लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की बात को एक्सेप्टेंस दी और ये जो बैठा हुआ है जमींदार,
इसके साथ एग्रीमेंट करने का प्रयास किया। 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया गया, अर्थात 10 साल तक वो औसत उपज को देखना चाहता था कि भाई कितनी औसत उपज है, उसके आधार पर टैक्स एक्स को लगाया जाए। तो इसको बोला गया दैट इज जमींदारी सिस्टम। कॉर्नवालिस इसको परमानेंट करना चाहता था, लेकिन जॉन शोर इसको परमानेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए क्योंकि भाई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ नहीं है, तो एक आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वास्तविकता में इसकी उपज कितनी है। लेकिन कॉर्नवालिस इसको चाहता था कि भाई हम परमानेंट करें, तो इसने परमानेंट ही कर दिया 1793 में। तो यह स्थायी बंदोबस्त हो गया, अर्थात स्थायी बंदोबस्त का मतलब कि अब जो टैक्स है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। मान लीजिए कि उस समय टैक्स 4 करोड़ फिक्स किया गया 1793 में, तो 1893 में भी 4 करोड़ ही अंग्रेजों को मिला। आप भी जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वास्तविकता यह होगी कि 1893 में 4 करोड़ तो टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स कितना मिलेगा? वो 4 करोड़ 40 करोड़ हो चुके होंगे तब तक। 100 साल का समय हो चुका है भाई। बचपन में अगर मेरे पिताजी मुझे 10 रुपए देते थे तो बट ऑब्वियस है कि आज वही 10 रुपए जो है 100 रुपए को बराबर है। आप भी जानते हैं उस समय 1-1 रुपए में 16 टॉफियां आ जाती थी, कंपट आ जाते थे, है ना भाई। कंपट खाया करते थे हम लोग। शायद आपने नाम सुना हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ सर, कंपट हमने भी खाया। कंपट नाम भी एक अलग लेवल का है, कंपट। हाँ, वो संतरे की गोलियां आती थी, वो ब्लैक वाली आती थी बकायदा। भाई आपके क्षेत्र में मिलती हो तो बताइएगा। वैसे मैंने तो बहुत बार खाई है। चूरन की गोलियां आती थी बकायदा उस समय बचपन में। तो भाई सभी खाते हैं, है ना। हम भी अभी भी बचपन में ही है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी खा लेते हैं, इसलिए बचपन अभी भी रहता है। तो 4 करोड़ का अब तय किया गया था, तो वो उतना ही मिला। तो सर क्या मतलब, तो इस हिसाब से तो अंग्रेजों को सर नुकसान हो गया। जी हां, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूं तो ये अंग्रेजों के लिए नुकसानदायक था, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करूं तो ये अंग्रेजों के लिए लाभदायक था, जमींदारों के लिए नुकसानदायक था। अर्थात जब भी टैक्स लगाया जाएगा, इंपोज किया जाएगा, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर लगाया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया गया था उस समय 4 करोड़ बहुत ज्यादा था। इस कारण से बहुत सारी जमींदारियां बिक जाती थी। अर्थात देखिए बिक कैसे जाती थी। 1794 में एक विधायन लागू किया गया था, इसका नाम था सूर्यास्त विधायन। अब भाई उस समय तो मैक्सिमा की वॉच चलती नहीं थी, है ना, टाइटन की वॉच चलती नहीं थी। तो बोला जाता था कि भाई सूर्य ढलने के तक, फलाने दिन फलाने समय सूर्य ढलने तक आप टैक्स लेकर के आ जाइए, तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपकी जमींदारी बेच देंगे। और ये जमींदारियां बहुत नीलाम की जाती थी, क्योंकि उस समय एकदम से इतना 4 करोड़ देना आसान बात नहीं थी। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये जमींदार के लिए भले ही हानिकारक रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जमींदारों के लिए सबसे लाभदायक था, सौदा था। इसी प्रकार अंग्रेजों के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भले ही ये क्यों लाभदायक रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अंग्रेजों के लिए नुकसानदायक सौदा था, समझ रहे। तो वास्तविकता में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक रीजन, है ना, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, वहां पर इवन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया। ओवरऑल अगर बात करूं तो लगभग 19% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। तो ये प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। इसमें टैक्स जो रखा गया था 10/11 भाग अंग्रेजों का हुआ करता था, 1/11 भाग इसका हुआ करता था। तो सर फार्मर का क्या हुआ करता था? फार्मर बेकार हो गया, वो दया दृष्टि पर निर्भर हो गया, किसकी? जमींदार की। तो सर उसकी जमीन हुआ करती थी तो वो जमीन को भूमालिक जो माना था अंग्रेजों ने, वो इसको मान लिया था। और यहां पर अंग्रेज जब आए थे तो वो प्राइवेट लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। प्राइवेट लैंड ओनरशिप, पहले तो हमारे यहां कंपोजिट भी चलती थी, अब यहां पर प्राइवेट ओनरशिप हो गई। ए की जमीन ये, बी की जमीन ये, सी की जमीन ये।
और अंग्रेजों ने क्या दिया था, हमको जो टैक्स चाहिए वो नगद में चाहिए, टैक्स जो हमें चाहिए वो किस में चाहिए, कैश में चाहिए। तो जब कैश में चाहिए तो फिर बट ऑब्वियस है कि यहां पर जो रामू काका हैं ये धीरे धीरे अपनी जमीन को बेचेंगे। इतना टैक्स प्रोवाइड करना आज के लिए संभव नहीं है, तो वहां कहां संभव हो जाएगा, आप खुद सोचिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ करता था, लैंड को बेचा जाता था, किसको, साहूकार को, जमींदार को, और धीरे धीरे जो फार्मर हुआ करता था ये एक लैंड लेबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। उसकी अंतिम परिणति सिर्फ और सिर्फ कृषि दास के रूप में, कृषि श्रमिक के रूप में तब्दील हो जाती थी। तो दिस वन इज योर जमींदारी सिस्टम, समझ रहे हैं। अब इसको हम यहां पर आपके साथ देखने का प्रयास करते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार है, एक तरफ जमींदार है, और सबसे नीचे कौन आ रहा है, किसान। ये एक ट्राइंगल के रूप में सिस्टम चलता था। जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना जाता है, यही भूमि का मालिक है। पीजेंट को सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ रैयत का दर्जा दिया गया है, इससे ज्यादा उसका कोई वजूद नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो तीनों लैंड कल्टीवेशन इलाके हैं, यहां पर दिया गया है, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो आप इस चीज को देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये वाले क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ठीक है। ये प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का हुआ करता था। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल नहीं था, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल नहीं था, ठीक है ना, कुछ पार्ट शामिल था। रैयतवाड़ी इसी प्रकार दक्षिणी और पश्चिमी भारत में थी। दक्षिणी भारत में स्पेशली मद्रास, मुंबई, थोड़ा बहुत कुर्ग डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ हद तक ये आसाम वाले क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, कहां का, उत्तर पश्चिमी भारत का, पंजाब का, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में आगरा अवध वाले रीजन पे भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा फिर जो है आगरा वाला स्पेशल रीजन, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। यहां पर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, जमींदारी मॉडल की बात कर रहा हूं, 1793 की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो यहां परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया है वो कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर की रिकमेंडेशन है। यही सर जॉन शोर हैं, इन्होंने स्पेशली रिकमेंड किया कॉर्नवालिस को कि हमको लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू करना चाहिए, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानना चाहिए और उसी के साथ प्राथमिक रूप से लैंड रेवेन्यू करना चाहिए। लेकिन यह परमानेंट के पक्ष में नहीं था, क्योंकि हमने इसका ये कहना था, हमने प्रॉपर लैंड को मेजरमेंट किया नहीं है, उसकी वैज्ञानिकता का हमें अनुमान कम है, तो इसलिए परमानेंट ना कीजिए। लेकिन कॉर्नवालिस इसको परमानेंट करना चाहता था, दैट्स वाई उसने फिर इसको परमानेंट कर दिया, ठीक है, जबकि वो 10 साल तक ही के लिए ही विशेष था। कोर फीचर बात करें तो जमींदार जो है इसको यहां पर एज अ परमानेंट माना गया था और हेरिडिटरी माना गया था। हेरिडिटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी का मतलब ये हो गया कि जमींदार जब तक टैक्स देता रहेगा, जैसे मैं जमींदार हूं, मैं लगातार टैक्स देता रह रहा हूं, किसको, गवर्नमेंट को, तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट मेरे से कभी भी मेरी जमींदारी को नहीं छीनेगी। लेकिन अगर मैं टैक्स नहीं दे पाया तो फिर उस जमीन को ले लिया जाएगा और उसकी बोली लगा दी जाएगी। यहां पर जितना भी जमीन दी जा रही है वो सब बोली लगाने के क्रम में ही दी जा रही है, ठीक है। तो जो जितनी हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसको उस हिसाब से दे दिया जाएगा। सूर्यास्त कानून लागू किया गया था, जिसे सनसेट लेजिस्लेशन कहा गया था 1794 में। तो सूर्यास्त ढकने से पहले आ जाना और हवेली में आकर के सारा पैसा दे जाना, नहीं तो फिर अगले दिन तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो प्रायः यही देखा जाता था कि हर समय जमींदारी नीलामी पे ही लगी रहती थी, क्योंकि सभी को मालूम है इतना ज्यादा टैक्स दे नहीं पाएगा, तो जमींदार खुद भी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा वो जितना वसूली कर सकता है लेकर के अपने जेबों में भरे, काम खत्म करे। दे वर लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बिल्कुल था कि वो उसके जमींदार किस प्रकार के संबंध रखता है किसान के साथ, तो वो फ्री था उस चीज के लिए। यहां रैयत के बारे में लिखा है कि रैयत जो है सिर्फ और सिर्फ एक अधीनस्थ रैयत के रूप में रह गई। इसको किसी भी प्रकार से अपनी जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। अंग्रेजों ने तो वैसे ही अधिकार नहीं दिया, और जो अधिकार था भी तो वो धीरे धीरे किस में चला गया, वो चला गया आपका क्या कहते हैं जमींदार के हाथ में।
तो यहां पर आपको दिख रहा है कि लगभग 10/11% जो है वो किसके हाथ में आ गया, 10/11% जो है वो मिल गया ब्रिटिश कंपनी को, और 11% जो है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया आपके जमींदार को। तो बाकी जो बस किसान की बस परिणति इसी में रह गई है कि वो अपने तन को ढकने के लिए केवल कपड़ा ही पहन ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। इससे ज्यादा उसकी कोई भी औकात अब नहीं रह गई। अब यहां पर जो टैक्स प्रोवाइड करना था, तो टैक्स प्रोवाइड करना था किसमें, कैश में, कैश में। तो जब टैक्स कैश में प्रोवाइड करना था, तो आप अपने स्टेपल फूड गेहूं, चावल, मोटा अनाज को लागू करके आप टैक्स को चुका नहीं सकते हो, समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या किया गया, आप ये समझिए, मैं आपको केवल एक वानगी दिखा रहा हूं, आप इस चीज को महसूस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे चीजें मेंस में बहुत सारी करवाता हूं, बहुत सारे इनोवेशंस को मैं अपनी तरफ से भी करता हूं। आप ये समझिए कि लगभग 1790 के आसपास जो कॉटन एक्सपोर्ट था, कॉटन एक्सपोर्ट जो था 1790 के आसपास लगभग 1 मिलियन किलो हुआ करता था। ये लगभग 1790 नहीं है, लगभग 1760 है, माफी चाहेंगे, 1760 के आसपास 1 मिलियन किलो हुआ करता था। 1810 तक आते आते लगभग 50 मिलियन केजी हुआ था, और लगभग 1840-45 तक आते आते कॉटन का जो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जाता था वो 250 मिलियन केजी तक पहुंच गया था। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखा रहा है फ्रॉम 1760s टू 1845। दिस वन इज योर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉटन को आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन कॉटन को उगाने का अर्थ ये है, कॉटन को उगाने का अर्थ ये है, या कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने का अर्थ ये होता है कि आपका स्टेपल फूड का जो एरिया है उसका कम हो जाना। जब वो कम हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे भाई स्टारवेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टारवेशन का मतलब हो गया भूखमरी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और ये भूखमरी जैसे ही बढ़ेगी तो फिर मैन मेड फैमीन यहां से आ जाएगा। तो मैन मेड फैमीन की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दिस वन इज कॉल्ड मैन मेड फैमीन। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है वो एक्चुअल में बहुत प्रोग्रेसिव थिंग होती है, लेकिन जब वो अपने आप से की जाती है तब वो प्रोग्रेसिव होती है। लेकिन अगर किसी कंपल्शन या टैक्स प्रोवाइड करने के लिए उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन कि वो बहुत हानिकारक हो चुकी है, बहुत हानिकारक हो चुकी है, समझ रहे हैं। तो बहुत हानिकारक हो जाती है। इसीलिए यहां पर जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था वो एक्चुअल में प्रोवाइडिंग द टैक्स टू द अथॉरिटीज हो रहा था। इसीलिए यहां का कॉमर्शलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा संकट का परिप्रेक्ष्य प्रेरक भी था, समझ रहे हैं। तो दिस वन इज मैन मेड फैमिली। तो अंतिम परिणति इसकी यही थी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इवन अकाल भी पड़ जाएगा तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जमींदारों को सरकार को राजस्व के रूप में निश्चित राशि देनी ही होगी, जो विशिष्ट समय पर एकत्रित की जाएगी। सरकार ने साफ साफ वादा किया कि हम इसे परमानेंट कर रहे हैं। जुर्माना क्या है, यदि वे भुगतान नहीं कर सकते थे तो उनको अपनी जमीन पर अधिकार खो देने का था, और सरकार उसको कभी भी नीलाम कर सकती थी। फायदे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक पॉजिटिव इनकम हो गई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई प्राइमरी रूप से, लेकिन बाद में कमी हुई। भूमि को अक्सर अगर आप देखें तो क्या होता था, बिक्री में ही रखी रहती थी, क्योंकि इतना टैक्स कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई यू ऑफन पुट इन ऑन सेल, तो हमेशा सेल में ही लगी रहती थी। तो ये ब्रिटिश शासन का हमको एक बड़ा पैरामीटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो भाई ठीक है देवियों सज्जनों, आज हम इसको यहीं तक देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग दोनों चैप्टर को आपके साथ देख लेंगे, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी को,
ठीक है। लेकिन आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कल है 24 और परसों है 25, आप में से कोई भी भाई बंधु हमारा ज्वाइन करना चाहता है हमारे हिंदी अभ्युदय बैच को, तो ज्वाइन कर सकता है। हमारे साथ मिल करके मिशन 6 दिसंबर को प्रिपेयर कर सकता है। और कोई हमारा अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट है तो हम उससे यही कहेंगे, ये प्लैटिनम बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये अंग्रेजी भाषा में है। किसी भी बैच को आपको लेना हो तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी क्वेरी हो आप इस पर लिख करके भेज भी सकते हैं। प्लैटिनम बैच के साथ ये प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स आपके लिए फ्री रहते हैं, टेस्ट सीरीज भी फ्री हो जाती है। प्लैटिनम के साथ ये आपके आलेखन बैच भी फ्री हो जाता है, मेंस स्पेशल और प्रीलिम्स स्पेशल, ये दोनों ही बैच आपको मिलते हैं। एनसीईआरटी भी आपके साथ यहाँ पर फ्री रहती है। किसी भी बैच को लेना हो तो आप यहाँ पर मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ, SAILIVE। साई को याद कीजिए, लाइव हो जाइए। बाकी आप यहाँ पर हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं सुमित सर का। आप सुमित सर का नाम लीजिए और वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे और अपडेटेड बैच भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके साथ मंडे को मुलाकात होगी और उस दिन हम लोग इसके दोनों चैप्टर को फिर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को खत्म कर लेंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।